नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि किस तरह कार्ल मार्क्स ने इतिहास की विभिन्न युगों की व्याख्या करने की कोशिश की और वो जो विधि उसने अपनाई, जो तरीका, जो दृष्टिकोण अपनाया वो था भौतिकवादी, द्वंद्ववादी भौतिकवाद। और हमने ये भी देखा कि कार्ल मार्क्स ने जो पहला ऐतिहासिक युग बताया वो बताया आदिम साम्यवाद। और आदिम साम्यवाद में कोई संघर्ष नहीं था, सब लोग खुश थे, कोई संपत्ति नहीं थी, कोई परिवार नहीं था, कोई राज्य शासन नहीं था और वहाँ वर्ग विहीन समाज था। क्योंकि कार्ल मार्क्स की मुख्य चिंता ये थी कि पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष है कुछ लोगों के बीच में। एक तरफ वो वर्ग है जो शोषक है और दूसरा वो वर्ग है जो शोषित है। ऐसा ही हमेशा होता आया है इतिहास में। इसलिए उसने वो बात कही थी जो कोटेशन मैंने बताया कि आज तक के जितने भी समाज हैं, अस्तित्व में हैं, उन समाजों का इतिहास केवल संघर्ष का इतिहास है। और कार्ल मार्क्स के पूरे समाजशास्त्र को संघर्षात्मक समाजशास्त्र माना जाता है। पूरे समाजशास्त्र में दूसरे पेपर में जो थ्योरेटिकल सोशियोलॉजी वाला पेपर है, थ्योरी, कंटेम्प्रेरी थ्योरी, उसमें अपन बात करेंगे कि तीन तरह के उपागम हैं समाज शास्त्र को पढ़ने में। एक उपागम है प्रकार्यात्मक उपागम, जो कहता है कि एक समाज मशीन की तरह है और ये चलता रहता है जिसमें कई लोग आए। दूसरा उपागम है वो संघर्षात्मक उपागम है, जो कि मार्क्सवादी उपागम भी कहते हैं उसको। और तीसरा अंतःक्रियावादी उपागम है, वो समाज को छोटे स्तर पर देखता है कि किस तरह आदमी एक दूसरे से क्रिया करते हैं और वो व्याख्या करते हैं। तो ये तीन महत्वपूर्ण समाजशास्त्र के उपागम हैं। तो कार्ल मार्क्स अपने आप में 1/3 उपागम के अधिकारी हैं। कार्ल मार्क्स के विचारों से 1/3 समाजशास्त्र निकलता है, यानी 33%। तो कार्ल मार्क्स का मूल प्रश्न था वो ये था कि पूंजीपति समाज में जो वर्ग संघर्ष हो रहा है इसको कम कैसे किया जाए, आगे भविष्य में क्या होगा, इसको ख़त्म कैसे किया जाए। तो उन्होंने इतिहास का अध्ययन किया। इतिहास का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि प्राचीन काल में एक युग ऐसा था, उन्होंने इतिहास को कई युगों में बांट दिया। तो एक युग ऐसा था जहाँ पर कोई संघर्ष नहीं था, जिसको उन्होंने नाम दिया आदिम साम्यवाद, यानी सभी लोग बराबर थे। वो हमने बात की। आज हम बात करेंगे, एक विशेष शब्द काम में आता है और कार्ल मार्क्स के सारे विचारों में जब बात करेंगे आगे तो आएगा, वो है उत्पादन विधि, मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसको कुछ लोग उत्पादन की विधि भी बोलते हैं, लेकिन आपको उत्पादन विधि लिखना है। उत्पादन की विधि क्रियात्मक हो जाता है और उत्पादन विधि एक नाउन है, एक संज्ञानात्मक है, संज्ञा है। तो उत्पादन विधि की वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन की। वो ये कहते हैं कि समाज में जो परिवर्तन होते आए हैं वो हमेशा तभी परिवर्तन हुए हैं जब उत्पादन की विधि में परिवर्तन हुए। और उत्पादन की विधि से क्या मतलब है, उसको डिटेल में और अगर आप आगे बात करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लासेस, वर्ग संघर्ष की क्लासेस आएंगी तब अपन बातें करेंगे। लेकिन आप अभी एक सामान्य तौर पर यह समझ लीजिए कि उत्पादन की विधि का मतलब है जीविकोपार्जन करने का तरीका। यानी समाज में एक संगठन होता है कि किस तरह मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जीविकोपार्जन करता है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स भौतिकवादी हैं तो वो यही तो कहते हैं कि मनुष्य की सारी चीज़ें बाद में हैं, सबसे पहले तो उसका अस्तित्व है। वो अपना अस्तित्व कैसे बनाए रखता है, और अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होना ज़रूरी है। रोटी, कपड़ा और मकान सबसे पहली आवश्यकताएं हैं। उनको पूर्ति हुए बिना उनका अस्तित्व नहीं रह सकता। अस्तित्व नहीं रह सकता तो समाज नहीं, तो मनुष्य ही नहीं रहेगा। और मनुष्य नहीं रहेगा तो इतिहास किस चीज़ का बनेगा और कैसा बनेगा। तो पहला ऐतिहासिक काम है वो है अस्तित्व बनाए रखना। यानी
जीविकोपार्जन करना, अपने रहने के लिए कमाई करना, उपार्जन करना, अपनी जीविका के लिए उपार्जन करना, नौकरी करना कह सकते हो वर्तमान अर्थ में आप, वर्तमान समय में, तो उसको वो उत्पादन कहता है। अब उत्पादन की विधि क्या है? उत्पादन विधि वो है कि हर युग में मनुष्य अलग अलग तरीक़ों से जीविकोपार्जन करता रहा है, और जैसे जैसे अलग अलग तरीक़ों से करता रहा है वैसे वैसे समाज में परिवर्तन आता रहा है। उदाहरण के लिए आदिम साम्यवाद की जब अपन ने बात की थी तो हमने देखा था कि जीविकोपार्जन करने का तरीका वहाँ क्या था, या तो शिकार कीजिए, या फिर खाना है उसको इकट्ठा कीजिए, फल फ्रूट ये नीचे गिर जाते होंगे, चढ़ के तोड़ लेते होंगे, इकट्ठा करना। तो भोजन इकट्ठा करना, शिकार करना, मछली पकड़ना, यही तो थे। तो इसको कहता है कार्ल मार्क्स उत्पादन विधि, कि समाज में जीविकोपार्जन करने के लिए किस तरह से लोग संगठित हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं, ये उत्पादन की विधि है। डिटेल में अपन बाद में बात करेंगे। और ये विधि बदलती रही है। और कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि मूल रूप से समाज में कैसी संस्कृति है, कैसी लोग व्यवहार करते हैं, कैसी शिक्षा है, कैसे धर्म हैं, कैसे परिवार हैं, कैसे विवाह है, और जितनी भी संस्थाएं हैं वो संस्थाएं इस पर निर्भर करती हैं कि उत्पादन विधि क्या है, यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है। मोड ऑफ प्रोडक्शन जब बदल जाता है तो समाज में ये ऊपर की सारी चीज़ें बदल जाती हैं, राजनीति बदल जाती है, परिवार बदल जाता है, कानून बदल जाते हैं, शिक्षा बदल जाती है, धर्म बदल जाता है, और राजनीति बदल जाती है, ये सारी तरीके बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको, तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, उदाहरण मैं बाद में दूंगा। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा कि उत्पादन की विधि बदली, समाज में परिवर्तन हुआ। तो वहाँ उत्पादन की विधि क्या थी? सबसे पहले आदिम साम्यवाद में उत्पादन की विधि थी फिशिंग, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। 3 चीज़ें थी महत्वपूर्ण रूप से। और जैसा ये थी तो समाज भी इन्हीं के इर्द गिर्द संगठित था। अब इसके बाद में कार्ल मार्क्स और उत्पादन की विधियाँ बताता है। पिछली क्लास में मैंने इसकी चर्चा की थी। वो कहता है कि उत्पादन की विधि एक एंशियंट एशियाटिक थी, जिसको बाद में वो छोड़ दिया कार्ल मार्क्स ने। पहले एशियाटिक का नाम शब्द काम में लिया था, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, एशियाई उत्पादन विधि। बाद में आगे जाके कार्ल मार्क्स ने इसमें सुधार किया और इसको छोड़ दिया और उसकी जगह शब्द काम में लिया ट्राइबल, जनजातीय उत्पादन विधि। तो आज भी जंगलों में जनजातीय रहते हैं, वो ऐसे ही करते हैं उत्पादन। वृक्ष के तोड़ लेते हैं, कोई चीज़ उत्पादन होता है वो इकट्ठा कर लेते हैं, जानवरों को मार देते हैं, या मछलियाँ पकड़ लेते हैं जो नदियों के किनारे रहते हैं, झील के किनारे रहते हैं, इसलिए इस तरह। तो उत्पादन की विधि बदलती है तो समाज में परिवर्तन आ जाता है। तो कार्ल मार्क्स ने 4 बताई थी जो पिछली चर्चा दी, उसकी बताई। पहली ट्राइबल यानी जनजातीय, दूसरी प्राचीन एंशियंट, तीसरी फ्यूडल यानी सामंतवादी, और चौथी पूंजीवादी। ये 4 उत्पादन विधि बताई थी। अब ये 4 अलग अलग युगों में रही हैं। तो जनजातीय विधि तो वो थी जो आदिम साम्यवादी अवस्था में थी। उसके बाद में दास प्रथा आया, दासत्व युग आया, यानी एक ऐसा युग आया जिसमें मनुष्य ने, शक्तिशाली और बलशाली मनुष्यों ने कमज़ोर मनुष्यों को अपना दास बना लिया, और दासों को एक वस्तु के रूप में काम में लेते थे अपने जीविकोपार्जन के लिए। तब वो विधि थी। तो उत्पादन की विधि दूसरी थी, यानी दास से काम करवाते थे। क्या काम करवाते थे? पशुपालन करवा लेते थे, खेती का काम करवा लेते थे, और दास के श्रम का शोषण करते थे वो लोग जो गुलामों के मालिक थे, यानी दासों के मालिक थे। यहाँ अलग अलग लोग हो गए तो यहाँ वर्ग पैदा हो गए। पहले वाले युग में, आदिम साम्यवादी युग में, कोई वर्ग नहीं था। तो उत्पादन की विधि बदली, मनुष्य ने कृषि सीखी, पशुपालन सीखा, तो कमाई का तरीका बदल गया, जीविकोपार्जन का तरीका बदल गया। फिर आगे चल के सामंतवादी युग में मनुष्य बड़े बड़े ज़मीनों पर कब्जा किया, और वहाँ पर शोषण, श्रम को काम में लेके किसानों से
उत्पादन की विधि कृषि पर आधारित हो गई तो बड़े बड़े जमींदार होते थे। फिर आगे पूंजीपति समाज आया तो उसमें उत्पादन की विधि फिर मशीनें आ गई। तो ये उत्पादन की विधि में परिवर्तन होते रहने से समाज में परिवर्तन आता है। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि जो कमाई का साधन है, जीविकोपार्जन का साधन है, जिसको उत्पादन बोलता है, वो ही मुख्य है समाज में, बाकी सारी चीज़ें तो ऊपरी हैं। तो कार्ल मार्क्स दो शब्द काम में लेता है कि ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक ढांचा है समाज में कमाई करने का, उत्पादन करने का, उसको वो कहता है अधिसंरचना, यानी बेस स्ट्रक्चर, मूल संरचना जो आधार है, आधारभूत संरचना है समाज की, वो तो आर्थिक है। कार्ल मार्क्स कुल मिला के ये कहना चाहिए कि ज़िंदगी और समाज में जो कुछ होता है वो सब पापी पेट का सवाल है, बाकी कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो पापी पेट का सवाल है, यानी कमाई का सवाल है, जीविकोपार्जन का सवाल है, उसको उत्पादन का सवाल है। और बाद में संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म, शिक्षा, राजनीति, कानून, ये सब बाद की बातें हैं। उनको वो कहता है अधोरचना, सुपर स्ट्रक्चर। तो नीचे बेस स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर, इसका और आगे अपन डिटेल में अगली बार बात करेंगे। तो कार्ल मार्क्स ये कहता है कि उत्पादन विधि में परिवर्तन होने से समाज में परिवर्तन होता है और इतिहास में एक युग से दूसरे युग का आगाज होता है, प्रारंभ होता है। यह है उत्पादन की विधि। उत्पादन की विधि युगों में बदलती आई है। आदिम युग में शिकार और ये था, और दूसरा युग आया तो गुलाम, उत्पादन की विधि में गुलामों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तीसरा युग आया तो जमींदारों ने महत्वपूर्ण, और जमींदारी व्यवस्था ने, और चौथा युग आया तो पूंजीवादियों ने, मशीनी युग ने, बड़े बड़े औद्योगिकरण ने, ये सब उत्पादन की विधियां थी। अब थोड़ा सा और संक्षेप में आपको मैं ये बता दूं कि उत्पादन की विधि से कार्ल मार्क्स ये तो कहता है कि कमाई का तरीका, और ये भी कहता है कार्ल मार्क्स कि कमाई का तरीका या उत्पादन का तरीका बदलता तब है जब समाज का विकास होता है और तकनीक में परिवर्तन आता है। जैसे जैसे मनुष्य की चेतना का विकास होता गया, मनुष्य आदिम अवस्था से, जानवरों की अवस्था से आते आते आज हम जानते हैं किस युग में आ रहे हैं कि मैं यहाँ बैठा बैठा आपको मोबाइल फ़ोन से पढ़ा रहा हूँ। कितना ज़्यादा विकास हो चुका है। तो मनुष्य की चेतना, मनुष्य के ज्ञान, मनुष्य के अनुभव, मनुष्य के आविष्कार, इन सब ने बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया है। ऐसे ही उत्पादन की विधि में परिवर्तन हो जाता है। पहले लोग केवल जानवर मारा करते थे, फिर खेती करने लग गए, फिर खेती बड़ी होने लग गई तो लोगों से काम करवाने लग गए, फिर खेती के बाद में विज्ञान का भी आविष्कार होने लगा, स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, कोयले का इंजन और कोयले की शक्ति, फिर उसके बाद में बिजली, और बिजली के बाद में परमाणु शक्ति, और ये सब होते होते हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उत्पादन की विधि में परिवर्तन हुआ है, उत्पादन विधि में मूल परिवर्तन हुआ है। उत्पादन विधि में दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला, उत्पादन की शक्तियाँ या उत्पादन के साधन, क्योंकि कमाई के लिए कोई भी चीज़, इनमें दो हिस्सा हैं उत्पादन की विधि का। पहला हिस्सा उत्पादन के साधन और दूसरा उत्पादन के संबंध। तो जो परिभाषा अगर अपन लिखेंगे उत्पादन विधि का, तो उसकी ये परिभाषा है कि समाज में मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को संगठित करने का जो तरीका है, जो मेथड है, जिससे समाज उस उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के इर्द गिर्द संगठित रहता है, वह उत्पादन विधि है। और उत्पादन की विधि में मूल रूप से दो चीज़ें आती हैं। एक आती है उत्पादन के साधन और एक आती है उत्पादन के संबंध। तो उत्पादन के साधन का मतलब यह है कि उत्पादन आप कैसे करेंगे। बिना ज़मीन उत्पादन कर सकता है कोई आदमी? कमाई कर सकता है? नहीं कर सकता। उत्पादन तो तभी चाहिए, मनुष्य के जीविकोपार्जन के लिए तो चाहिए, ज़मीन चाहिए, भोजन चाहिए। हमारा मकान ज़मीन पर ही होता है, इसके अलावा हम हवा में रह नहीं सकते। जन्म हम धरती पर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है उत्पादन करने के लिए? यानी ज़मीन। दूसरा, श्रम। मनुष्य के पास अगर अपना श्रम नहीं होगा, वो परिश्रम नहीं करेगा, तो कैसे उत्पादन होगा? तीसरा, तकनीक क्या है? चौथा,
कच्चा पदार्थ क्या है? एक व्यक्ति मान लीजिए रुई से स्वेटर बुन देता है, रुई से स्वेटर बुनता है तो कच्चा पदार्थ है, तभी तो वो अपना श्रम मिलाकर रुई बनता है। वो श्रम, रुई में श्रम मिला के स्वेटर बनता है। तो कच्चा पदार्थ चाहिए, तकनीक चाहिए, श्रम चाहिए, ज़मीन चाहिए और पूंजी चाहिए, औजार चाहिए। ये हुए उत्पादन के साधन। और उत्पादन के संबंधों का मतलब ये है कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों का उत्पादन के साधनों के सापेक्ष क्या संबंध है, उनसे संबंधित क्या संबंध है मनुष्यों के। तो उत्पादन के साधनों का मनुष्यों के साथ ये संबंध है कि या तो उत्पादन के साधन का वो मालिक है और या उत्पादन के साधन का मालिक नहीं है। तो उत्पादन के संबंधों का, उत्पादन के साधनों का अगर मालिक है तो वो प्रभुत्वशाली लोग होते हैं, जो उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं, वो प्रभुत्वशाली लोग होते हैं। वो शोषण करने वाले लोग होते हैं, शोषक होते हैं, वो समाज में शासन करने वाले लोग होते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इन लोगों के अधीन होते हैं, शोषित होते हैं, उनके द्वारा शासित होते हैं। तो उत्पादन के संबंधों का मतलब ये हुआ कि उत्पादन के साधनों के सापेक्ष में व्यक्तियों के किस तरह के संबंध हैं, एक बात। और दूसरी बात, आपस में लोगों के क्या संबंध हैं, आपस में क्या सामाजिक संबंध है। और ये कैसे निर्धारित होता है? ये ऐसे निर्धारित होता है, मान लीजिए मैं उत्पादन के साधनों का मालिक हूँ, मेरे पास फैक्ट्री है, मेरे पास ज़मीन है, मेरे पास पूंजी है, तो मेरे दूसरे के साथ क्या संबंध होंगे, मेरे रिश्ते नाते किससे होंगे? दूसरे फैक्ट्री वालों से, दूसरे मालिकों से। और मेरे जो अधीन लोग हैं उनके साथ कैसे संबंध होंगे? मैं उनका श्रम का शोषण करूंगा। तो कार्ल मार्क्स की ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है उत्पादन की विधि। इसको आप पढ़िए, अभी सिर्फ इतना ही बहुत है, इसीलिए मैं इसको छोटे रूप में बता रहा हूँ कि उत्पादन की विधि बदलने से समाज का मूल ढांचा बदल जाता है। और मूल ढांचा बदल जाता है जिसको मैंने अधिसंरचना कहा, बेस स्ट्रक्चर, बेस आधारभूत संरचना। तो ऊपर का जो अधोसंरचना है, सुपर स्ट्रक्चर है, संस्कृति, सरकार, परिवार, शिक्षा, धर्म, ये सब बदल जाते हैं। करेक्ट। अगली क्लास में अपन ये देखेंगे कि ये सब कैसे बदले और कैसे साम्यवादी समाज से नया युग आया जिसको कार्ल मार्क्स ने दासत्व युग कहा था। इसके बारे में बात करेंगे। गुड नाइट। कोई सवाल है तो आप पूछिए। कोई महत्वपूर्ण सवाल मेरे पास अभी आया नहीं, इसलिए इसकी कोई चर्चा नहीं करूँगा। छोटे मोटे सवालों को मैंने पहले ही जवाब दे दिया है। ओके, गुड नाइट, एंजॉय। मास्क पहनिए, दूरी का ध्यान रखिए, कोविड बहुत फैल रहा है। गुड नाइट।